नमस्कार, मैं हूं राजगुरु नरपत सिंह। आप देख रहे हैं GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज़। आज हमारे बीच खास बातचीत में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, खास मेहमान हैं श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली साहब। श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान सरकार में आप राज्य मंत्री हैं। जगदीश राज जी श्रीमाली, आपका अलर्ट राजस्थान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज की खास बातचीत शुरू करें उससे पहले हम जगदीश राज जी से बात शुरू करते हैं कि जगदीश राज जी श्रीमाली, आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त में हमें बताएं। मैं राजस्थान के मशहूर हल्दी घाटी जो स्थान है वहाँ पर बलीचा गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं छोटी उम्र में ही बाल श्रमिक के तौर पर उदयपुर में काम करने के लिए आया और फिर मैं सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर में भर्ती होकर वहाँ से इंटक संगठन से जुड़ा और वहाँ से ये सफ़र चलता हुआ 3 बार इंटक का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव बना और अभी मैं राज्य मंत्री का दर्जा मुझे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पहली बार श्रमिकों का एक बोर्ड गठन करके मुझे जिम्मेदारी दी है। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो सफ़र की शुरुआत की थी वो एक बाल श्रमिक के रूप में की थी, लेकिन जगदीश राज जी अगर बात करें अपन तो आज भी राजस्थान में ऐसे बहुत सारे बाल श्रमिक हैं जो चाय की दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों तक अपने को मिल जाते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए या वो बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए अभी वर्तमान में सरकार के पास क्या प्रायोजन है, क्या नीतियाँ हैं? बाल श्रमिक इस देश के लिए अभिशाप है और हमारी प्रदेश की सरकार गहलोत साहब ने बाल निवारण समिति हर जगह जिला मुख्यालय पे बना रखी है जो बाल निषेध के लिए काम करती है और जहाँ पर भी सूचना मिलती है वहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम पहुंचकर उनको पकड़ती है और उनको बाल श्रम कराने वालों को दंडित करती है और उन बच्चों को हम विद्यालय में भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो बाल श्रम से जो बच्चे आप मुक्त करवाते हैं उनकी शिक्षा का अभी सरकार के पास क्या प्रावधान है? उनका पूरा शिक्षा, उनका जहाँ पर बाल सुधार गृह में उनको रख के पढ़ाना लिखाना पूरी व्यवस्था है, पूरी सरकार अपने ऊपर ही करती है। और इससे आप देखिए कि जो पहले बाल श्रमिक के आंकड़े जो हुआ करते थे किसी ज़माने में और आज उनकी गिरावट आ रही है। आप जो अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो अपने बच्चों को तो स्कूल पढ़ने भेजते हैं लेकिन वो किसी दूसरे के बच्चे को अपने घर पे काम कराते या दुकान पे काम कराते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शहरवासियों को, उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि उस बच्चे को अपना बच्चा समझे और आप उसको कम से कम आप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित करके विद्यालय गोद लेके न भेज सके लेकिन किसी को आप बाल श्रम तो नहीं करवाए, उसका बचपन तो नहीं छीने। ये हमें सब जनता की जागरूकता से ही इस से मुक्ति मिल सकती है। जगदीश राज जी, मेरा आपसे अगला जो सवाल है वो बाल श्रम में जैसे कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं जिसमें अपन अगर लोक परिवहन की बात करें या फिर जो ट्रक चलते हैं या जो मजदूरी की गाड़ियां चलती है उनमें जो खलासी या जो लेबर का काम करते हैं उसमें अधिकतर संख्या आज भी बाल श्रमिकों की है। तो ऐसे बाल श्रमिकों के लिए आपकी रेस्क्यू टीम किस किस जगह पहुंचेगी और कब तक ये बाल श्रम होता रहेगा? जैसे ही सूचना मिलती है कि जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा या अन्य पुलिस विभाग के द्वारा या जो NGO है या अन्य श्रम संगठन है या जो सामाजिक संगठन, उनके मार्फत जैसे सूचना मिलती है त्वरित कार्रवाई होती है कि जिला कलेक्टर इसमें खुद जिम्मेदार उसमें एक्शन लेते हैं, पुलिस प्रशासन उसमें एक्शन लेता है। तो आप देखिए कि काफ़ी चीज़ें पहले आपने देखा होगा आम होटल पे छोटे बच्चे मिल जाते थे, आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण ही एक लोगों में अवेयरनेस आई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना सरकार, पुलिस प्रशासन या बाल श्रम कमेटी काम करे उससे ज़्यादा आपका चैनल और आपके जो मीडिया इसका वातावरण बनाने में सहयोग करे तो हम इसको जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा सहयोग आपके साथ सदैव रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जनता अभी जो है वो अवेयर हो गई, वो जागरूक हो गई है। तो जनता की जागरूकता का एक जो खामियाजा है वो कहीं न कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ता है और सरकार के राजकोष में भी उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष अगर अपन बात करें जागरूकता के माध्यम से 5 लाख ऐसे वाहन हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो गुजरात, नागालैंड या अन्य किसी प्रदेश में होता है। क्योंकि यहाँ पर जो RTO के जो चार्जेज़ हैं या जो RTO का शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो
ये जागरूकता एक तरह से राजकोष पर भी फर्क डालती है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये बिल्कुल सही सवाल कहा है कि आपने एक रेट सबकी प्रदेशों में एक समान होनी चाहिए, ताकि क्या कि कोई लोग कर चोरी नहीं करे। अब वो क्या बचत के लिए दूसरे स्टेट से वाहन पास करा के लाते और राजस्थान में चलता है, तो वो राजस्थान के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी है। तो इसके लिए लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती, कोई समतल प्रदेश होता है वहाँ पर टैक्स कम होता, हमारा पहाड़ी इलाका है, तो इस तरीके से कई कारण होते हैं जिसमें टैक्स की अलग अलग तरीके से प्रदेश के भौगोलिक वातावरण के आधार पर और आर्थिक स्थिति को देखकर लगाया जाता है। लेकिन ये मैं तो देश की केंद्र की सरकार से मांग मेरी ये रही है कि जैसे न्यूनतम वेतन पूरा भारत का एक होना चाहिए, वैसे ही सारे टैक्स, जैसे उन्होंने जीएसटी को एक किया है, जैसे ये जो व्हीकल टैक्स है ये भी एक होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो टोल नाके हैं वो भी हटने चाहिए, ताकि इससे हमारा समय भी बचत होगा और हमारे पोल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन एक जो सवाल उभर कर आता है आपके इस विचार से कि जैसा कि आपका मंत्रालय है वो बाल श्रम कल्याण मंत्रालय है एवं श्रम कल्याण मंत्रालय है, तो ऐसे बहुत सारे श्रमिक आज भी हैं जिनको जो वेतन है वो उनका पारिश्रमिक है, वो उनकी मेहनत के या उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो इस पर सरकार कोई प्रायोजन लाएगी या फिर ये ऐसे ही भेड़चाल हमेशा उन श्रमिकों को भुगतनी पड़ेगी? आपने जो सवाल किया है वो क्या है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम जो भारत सरकार का एक कानून है, उसमें न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति राजस्थान की एक बनी हुई, जिसमें उद्योगपतियों के प्रतिनिधि, श्रमिक प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधि, ये उसमें समय समय पर बैठक करके उस पर निर्णय करते हैं, और वो अनुशंसा करके राजस्थान सरकार को भेजी जाती है, और उस अनुशंसा के आधार पर सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को देखकर उस सिफारिश को स्वीकृत करती। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज के समय में इतनी कम न्यूनतम मजदूरी में एक परिवार का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है, और हमने कई बार सरकारों के समक्ष ये बात उठाई है, और आपको मालूम होगा कि हमने ये बात को, आपके ही सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए, हमने केंद्र सरकार के समक्ष पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन का 18,000 रुपया मासिक मांग की है कि भारत सरकार कम से कम देश के सभी प्रदेशों में एक समान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दे, जिससे मजदूर अपना गरीब, अपना 2 बच्चों का, अपने आश्रित माता पिता का और अपना जीवन यापन कर सके। इस बात को मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, और मैं इस बात को अपने प्रयास से जो सरकार के लेवल पे इस मुद्दे को उठा रखा है, और हम चाहते हैं कि जीवन स्तर और अपनी जीवन यापन के लिए जो वेतन राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार का जो न्यूनतम है वो बहुत ही कम है, उसमें आज के समय में गुजर बसर करना मुश्किल है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हम सरकार से इसमें बढ़ाने में सफल होंगे। जैसा कि एक और समस्या जो श्रमिकों के सामने आती है वो इस बात को लेकर अक्सर देखा जाता है, सामाजिक जगहों पर भी अपन देखते हैं कि जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को 30 दिन जो महीने के पूरा उनको पारिश्रमिक करवाया जाता है, लेकिन उसका मेहनताना उसके अनुसार नहीं दिया जाता है। और जैसे एक सुरक्षा कर्मी की अगर बात करते हैं तो 12-12, 24-24 घंटे कंटिन्यू नौकरी करता है, लेकिन उसका जो पारिश्रमिक है वो 10,000, 11,000 तक होता है, तो इससे उसका गुजर बसर भी नहीं होता है, और कंटिन्यू 30 दिन तक 12 घंटे की नौकरी की वजह से वो डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, तो इस पर सरकार कोई एक्शन लेगी या उनके लिए ऐसे क्या विशेष प्रायोजन सरकार के द्वारा प्रस्तावित है जो आने वाले कुछ समय में होने वाले हैं? आपने जो सवाल किया वो हमारी समस्या बहुत भारी है, कि जो नया लेबर कोड मोदी सरकार लेके आ रही है उसमें 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान किया गया है और उसको लागू किया जा रहा है। हम इसी बात पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये 12 घंटे की ड्यूटी करने के लिए व्यक्ति 2 घंटे पहले घर से निकलेगा, वापस 2 घंटे आएगा, तो वो 16 घंटे में वो मानव मशीन बन जाएगा, वो केवल उत्पादन और निर्माण करने के लिए एक रोबोट बन जाएगा। तो ये मानवीय पहलू के आधार पे अभी जो हमने 8 घंटे की ड्यूटी की लड़ाई लड़ी और 1800 की सदी में हमने जो शिकागो में खून बहाकर इसको हासिल किया,
वो वापस मोदी सरकार नए लेबर कोड में 12 घंटे की ड्यूटी करके मजदूर को मशीन बनाना चाह रही है। हमारी राजनीतिक चेतना छीनना चाह रही है। हमारा जो मौलिक अधिकार जो मिले हुए हम 8 घंटा जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं, 8 घंटा हम उद्योग में ड्यूटी करते हैं और 8 घंटा बचे हुए हम सामाजिक सरोकार या राजनीतिक दल या ट्रेड यूनियन में भागीदारी लेते हैं, वो हमसे छीना जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से इस शरीर के ये 2 हाथ है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अगर इन हाथों को हटा दिया जाए तो हम बेबस हो जाएंगे। उसी तरीके से भारत रूपी शरीर के 2 कमाऊ और उपजाऊ हाथ है, किसान और मजदूर, और इन्हीं किसान और मजदूर के हाथों को कमज़ोर करने के लिए मोदी सरकार ने दोनों कानूनों पे हाथ डाला, किसान के कानून पे और मजदूर के कानून से। उनकी उसके पीछे मंशा यही है कि इन दोनों जो क्रांति लाने वाला वर्ग है, जो देश की आबादी में बहुत बड़ा तबका है और ये कभी भी हमारी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए उनको कमज़ोर किया जाए। और दूसरा, पूंजी पर एक व्यक्ति का आधिपत्य किया जाए। और वो आपने देखा ही है कभी जिस तरीके से पूंजी एक व्यक्ति के पास, जिसको 7 साल में कोई जानता नहीं था प्रदेश में, वो आज दुनिया का 2 नंबर पे हो गया और भारत का पहले नंबर हो गया। तो पूंजी पर एक मित्र का कब्जा हो जाए और श्रम को पंगु बना दिया जाए, ताकि उनके लिए पूंजीवाद इस देश में आ जाए और एक गिने चुने लोगों के हाथों में पूंजी हो और श्रम को कानून ऐसे बनाकर पंगु कर दिया जाए ताकि उनकी सत्ता के लिए सुविधाजनक हो जाए। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम 6 बार स्ट्राइक कर चुके हैं पूरे भारत में कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। जो देश की आज़ादी के बाद पिछली सरकारों ने जो हमें 44 कानून दिए मजदूरों की हिफाजत के लिए, हमारी बिगर मांग के हटाया जा रहा है। हम मांग ही नहीं कर रहे, हम उससे संतुष्ट हैं, फिर बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सारा पूंजीवाद के प्रभाव में आकर पूंजी परस्त जो सरकार केंद्र की कर रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि राजस्थान की सरकार ने उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम सभी ने एक मत होकर एक आवाज़ में हमने इसका विरोध किया। अन्य स्टेटों में लागू करने की कार्रवाई हो गई है, हमारे यहाँ पर भी दबाव आ रहा है केंद्र का, लेकिन हम उस पर अडिगेंगे। हमारे प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगा। जैसा कि बिल्कुल आपकी जो महत्वाकांक्षा है श्रमिकों को लेकर, वो काफ़ी सम्माननीय है और आपके विचार श्रमिकों के हित में है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर हम बात करते हैं कि पिछले 4 वर्षों में जो प्रदेश की सरकार है वो कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार में अगर आप पिछले 4 सालों के आंकड़े उठाकर देखें, राज्य मंत्री होने के नाते मैं सरकार से सीधा जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जो शिक्षित बेरोजगार है वो प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा राजस्थान में अभी बढ़ रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? बेरोजगार हर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी बेरोजगारी की रफ्तार बढ़ रही है। देश की, जैसे मोदी जी ने 1-2 करोड़ को सालाना रोजगार देने का वादा किया, मैं आप बताइए कि 2 करोड़ को रोजगार देने की बजाय जब कोरोना आया तो करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके बाद उद्योगों की जो लॉकडाउन हुआ उनसे और बेरोजगार हो गए। गहलोत साहब ने, आप देखिए कि उन्होंने पिछले समय आंकड़े दिए थे कि अभी तक 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और इतने ही लोगों को पाइपलाइन में रखने की कार्रवाई चल रही है। आप उसके बावजूद उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया, जो पिछले अटल बिहारी जी की एनडीए की सरकार ने बंद कर दिया ओपीएस, उसको उन्होंने लागू किया। वसुंधरा जी के समय में रोडवेज के 35,000 कर्मचारियों का ग्रेजुटी का पैसा अटका हुआ था 2016 का। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने हम श्रम संगठनों की मांग पर पिछले साल दिवाली पर 500 करोड़ रुपया उनके खाते में डाला, जिसमें 250 करोड़ राज्य सरकार ने लोन लिया। संविदा श्रमिकों की वेतन वृद्धि की गई और जो वसुंधरा जी की सरकार में पर्सनल पे के रूप में सैलरी काट दी गई थी कि एक कर्मचारी के 6-7 हज़ार का लॉस था, वो भरपाई की गई। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी गारंटी योजना, एक शहर के लोगों को रोजगार देने का एक नया विचार के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। और अभी तक राजस्थान में करीबन 5 से 7 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है और करीबन 50-60 हज़ार लोगों को 2 अक्टूबर के बाद अभी तक रोजगार मिल चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। किस चिरंजीव योजना, जो पहले एक आम आदमी का, गरीब का घर, मकान, जमीन, गहने बिक जाते थे इलाज के लिए,
तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा योजना लेके आए, केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस सोशल सिक्योरिटी में उसका डंका बज रहा है। और एक आदमी, अमीर आदमी जिस हॉस्पिटल में उदयपुर के अमेरिकन में या गीतांजलि में जाके भर्ती होता है, वहाँ एक साधारण झुग्गी झोंपड़ी में जन्मा हुआ व्यक्ति भी वहाँ जाके इलाज कराता है निःशुल्क, एक समानता का जीने का अधिकार दिया। तो ऐसे राजस्थान सरकार की जिस तरीके से योजनाएं आ रही है और जो योजनाओं का लाभ मिला है, आप देखिए 4 साल में कोई एंटी इनकम वैसी सरकार के प्रति नहीं है। और लोग, अशोक गहलोत, अभी 3 दिन पहले हम रेलवे स्टेशन पर जो तीर्थ यात्रियों को भेजा गया, मैं ऐसे लोगों के आंखों में आंसू देख रहा था। वो कह रहे थे कि हमारे बेटे ने कभी यात्रा नहीं कराई, भला हो इस अशोक गहलोत का एक श्रवण बेटा राजस्थान में जिसने हमारे को तीर्थ यात्रा भेजा, डॉक्टर की टीम साथ में, भोजन बनाने वाली टीम, अटेंडेंट करने वाली टीम, ऐसा भला इसका हो कि इसने हमारे को बुढ़ापे में जन्म सुधार दिया कि हमको तीर्थ यात्रा करा रहे, जो हमारे परिवार लोगों को करा। तो आप ये सोच लीजिए कि अशोक गहलोत जी ने जन कल्याणकारी योजना युवाओं में हो, महिलाओं में हो, बुजुर्गों में हो, यहाँ तक कि आम इंसानों के साथ साथ उन्होंने जानवरों का भी ख्याल रखा है। और जो पहले गौशाला पर कितनी उसमें फंड था, उसका कितना गुना वृद्धि कर दी, ये आपके सामने आंकड़े हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, लेकिन कहीं न कहीं जो योजनाएं चल रही है निःशुल्क योजनाएं हमेशा आत्मनिर्भरता को कम करती है। ऐसी अनेक तरह की जो योजनाएं हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कम से कम लाखों लोग हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 2 अक्टूबर के बाद 50 से 60 हज़ार लोगों को शहरी ग्रामीण रोजगार के तहत रोजगार भी मिल चुका है। लेकिन ये एक संविदा के आधार पर दी जा रही नौकरी है। संविदा का मतलब ये है कि आने वाले 11 महीने या 1 साल के बाद ये फिर से ऐसा ही एक प्रोसेस से इनको, श्रमिकों को गुजरना होगा। तो क्या आपको लगता है कि 1 साल बाद सरकार फिर से बने या ना बने तो इनकी जो श्रमिकों की जो नौकरी लग रही है अभी संविदा के आधार पर, यह हमेशा जीवन भर इनके साथ चलेगी? संविदा श्रमिकों के लिए गहलोत साहब, मुझे इस बजट में कल उम्मीद है कि उनके लिए कोई बहुत दूरगामी योजना लेके आएंगे कि उनको टाइम बाउंड परमानेंट करने का एक प्रोविज़न जो हमने मांग की है, मुझे विश्वास है कि उसमें कल वो कुछ घोषणा ऐसी करेंगे जिसमें टाइम बाउंड कि इतने साल रहने पर उसको ये वेतन मिलेगा, इसके बाद ये वेतन मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, और 5 साल बाद वो कंफर्म हो जाएगा। ऐसा जो मुझे, हमारी जो मांग रखी हमने, तो मुझे है कि वो आने वाले समय में हमारी सरकार वापस आती है तो संविदा श्रमिक अवश्य रूप से वो परमानेंट स्थायी कर्मचारी बनेगा। और अगर फिर से दोबारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं बनती है और अन्य किसी दल की कोई सरकार बनती है तो इन संविदा कर्मियों का जो चयन हुआ है, इनका भविष्य क्या होगा? दूसरी सरकार के ऊपर है वो क्या जन कल्याणकारी विचार लेके चलती है, वो लोगों के, युवाओं को रोजगार देने के लिए उनका क्या रवैया रहता है, ये सारा उस पर निर्भर करता है। गहलोत साहब ने तो चुनावी घोषणा पत्र में 97% घोषणा पत्र पूरा कर दिया, 97%। तो ये उनका जो वादे थे वो पूरे किए। अब नई सरकार, तो आप जानते हैं कि वो पिछली सरकार का भी आपको मालूम है कि मैंने राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का जो राखी के दिन बहनों को फ्री यात्रा कराती है, सैनिकों को फ्री यात्रा कराती है, विकलांगों को फ्री यात्रा कराती है, रीट और नीट के एग्जाम होते तब स्टूडेंट को फ्री, वैसे उपक्रम को वसुंधरा जी ने बेचने की कोशिश की, जिस पे हमको आंदोलन पे उतरना पड़ा और उन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया ताकि वो आके अशोक गहलोत की सरकार ने दिया। तो उस सरकार के लिए तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वो आ जाएगी तो इन संविदा कर्मचारियों का क्या भला करेगा। लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ सरकार राजस्थान में हमारी आएगी और सारे कर्मचारी, मजदूर, जनता, आप देखिए 50 यूनिट पर घर में फ्री क्यों दी? एक गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं जा सकता था, वो पढ़ नहीं पाता था, तो गहलोत साहब का ये था कि जब 50 यूनिट फ्री देंगे तो वो लोग अपना कनेक्शन कराएंगे और कनेक्शन बिजली का लेगा तो उसको बिजली का बिल नहीं आएगा, तो वो बच्चे को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता पे कमी आती है, आत्मनिर्भरता सम्मान के लिए उन्होंने, आपको ध्यान हो तो इंदिरा रसोई 8 रुपये में भोजन दिया जाता, अब उस 8 रुपया भोजन सम्मान के लिए ही लिया जा रहा है। 17 रुपया राजस्थान सरकार उसमें मिला रही है और 25 रुपये की थाली है, तो ये सम्मान के लिए 8 रुपये ही रखा टोकन के रूप में। तो 50 रुपया हमने 50 यूनिट बिजली दी, लेकिन 50 यूनिट के ऊपर होने पर
वो शुल्क देगा तो वो सम्मान की बात ही है। तो निःशुल्क नहीं होगा पूरा, 50 तक आपको फ्री है, 50 के ऊपर पैसा देना पड़े। 8 रुपये में आपको थाली भोजन है, 17 रुपये में सरकार मिलाएगी। तो ये सम्मानजनक तरीके से कि लोगों को ये नहीं लगे कि हमको मुफ्त की आदत या मुफ्त में मिल रहा, सम्मान के साथ उसको भी अपना राजस्थान का नागरिक होने का गौरवान्वित महसूस हो। जैसा कि आपने बताया कि जो कुछ जो शुल्क है वो आम जनता से लिया जाता है और बाकी जो है वो राजस्थान सरकार है, जो राज्य सरकार के, वो अपने राजकोष से मिलाती है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा व्यय जो हो रहा है वो राजकोष से हो रहा है। तो इस पर राजकोष पर कितना असर पड़ रहा है? राजकोष में जो आमदनी होती है वो जनता के लिए, जनता अपने पसीने से प्रदेश के खजाने में पैसा भरती है। आज मजदूर किसान, हम जो लोग मेहनत करते हैं, हम पसीना बहाते हैं, वो पसीना बहा कर मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती, मालिक को उसको मुनाफा मिलता और सरकार को टैक्स मिलता। वो टैक्स आखिर कमाया हुआ तो हमारा ही है ना। तो उस टैक्स में वापस अगर हमको कोई सुविधा मिल जाती है तो हमारे को सुविधा सरकार दे रही है तो हमारा हक बनता है। तो इसमें राजकीय कोष में घाटे का सवाल ये नहीं होता है। आज आपका घाटा हो या मुनाफा हो, आप अगर बीमार हो गए, आपको इलाज कराना सरकार की नैतिक दायित्व है। आपके बच्चे को शिक्षा फ्री देना नैतिक दायित्व है। आपको पानी पिलाना नैतिक दायित्व है। ये आवश्यकता है। इसमें अगर लाभ हानि के आंकड़े देखे जाएंगे तो फिर दुनिया में इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार की वचनबद्धता है और ये गहलोत सरकार जैसी संवेदनशील सरकार ही सोच सकती है। जैसा कि आप राजकोष की बात कर रहे हैं कि राजकोष खाली होना या भरना ये मायने नहीं रखता है, जनता की मांगों का और वचनबद्धता का यहाँ पर एक सवाल है। तो आपने जैसा बताया कि राजकोष है वो जनता के माध्यम से ही आता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो शराब की दुकानें हैं वो बढ़ा दी गई है, जिनसे राजकोष ज़्यादा आ सके, राजकोष में वृद्धि हो सके, इजाफा हो सके। लेकिन वहीं पर एक तरफ जो शराब की दुकानों का समय है वो 10 से 8 बजे तक राजस्थान राज्य में है, लेकिन वहीं जो बार चल रहे हैं उनका जो समय है वो रात को 11:30-12 बजे तक भी वहाँ पर खुलेआम बिक्री होती है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो आबकारी पॉलिसी में जब बाहर की शॉप जो सड़क पे खुलती है वो एक उसका टाइम बाउंड होता है, और बाहर जो इंटरनल बैठ के पीने की व्यवस्था होती है, जो आंतरिक व्यवस्था होती है, उसमें सभी स्टेटों में, केवल अपने यहाँ का ही नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ये सारे स्टेटों में वहाँ अंदर बैठ के पीने की व्यवस्था में 11 बजे तक का टाइम है। तो ये सारी व्यवस्थाओं के तहत होता है। ये चाहे ये सरकार हो चाहे पहले वाली सरकार हो, सभी अपने उस मापदंड की वजह से ही करते हैं। और रेवेन्यू जनरेट के लिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं दुकानें बड़ी, ये सारी दुकानों का भी एक सिस्टम होता है कि किस क्षेत्र में कितनी दूरी पे क्या होता है, उस मापदंड के तहत होती है। फिर भी गहलोत साहब का तो पूरा आपने देखा होगा, 4 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था। उन्होंने पुलिस के विभाग को और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए, किसी भी कीमत पे 8 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुली होगी, और होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे शहर या कस्बों की बात करते हैं अपन राजस्थान प्रदेश में, जहाँ पर 8 बजे बाद भी शटर को नीचे करके वहाँ पर शराब की बिक्री खुलेआम की जाती है। और वही अगर श्रमिकों की बात करते हैं तो वही श्रमिक जो दिन भर खून पसीने से अपनी मेहनत मजदूरी पाता है, वही वहाँ पर जाकर कुछ महंगे मूल्य में वो शराब खरीदता है। तो इस पर श्रमिक का हनन भी हो रहा है और जो शराब माफिया है उनको बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है और राजकोष को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शराब के पूरा विरोध में हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब से प्रभावित हम वैसे मजदूर कैंपेनिंग करते हैं, हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और काफ़ी हमने सफलता पाई कि हमारी जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए सदस्यों को हम जब सदस्य बनाते हैं उसमें ये भी कहते हैं कि भाई अब तुम नशा नहीं करोगे। तो हम तो हमारा अभियान चलाते हैं, और ये सही है कि सबसे नीचे का अशिक्षित तबका होता है वो सबसे ज़्यादा नशे की आदत का हो जाता है। तो लेकिन अब इस परिस्थिति में हम तो ये चाहते हैं कि नशा चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। हम तो उस पक्ष में हैं कि ये एक परिवार बर्बाद करने का तरीका है, इसको होना भी नहीं चाहिए। और हम नशा मुक्ति आंदोलन का समर्थन भी करते हैं, और जो इस अभियान को चला रही है पूजा छाबड़ा पूरे प्रदेश में, हमने उनके आंदोलन को भी समर्थन किया, हम मजदूर संगठन की तरफ से।
आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नशा छोड़ो अभियान के साथ में हैं, नशा मुक्ति अभियान के साथ में हैं, और जो इंटक से जुड़े हुए मजदूर हैं उनको शपथ दिलाते हैं नशा नहीं करने की, लेकिन वहीं पर आप राज्य मंत्री होने के नाते एक तरफ नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करते हैं और वहीं पर सरकार जो है वो हमेशा ठेकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जनता के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? ये जो रेवेन्यू के मैटर है और ये जो प्रदेश की इतने वर्षों से परंपरा चलती आ रही है, उसको बदलने के लिए हमारे से भी बड़ी बड़ी सरकार के बड़े नेता बैठे हैं, वो भी इस पे विचार विमर्श करते हैं। लेकिन कोई कारण ऐसी परिस्थितियाँ रहती होगी जिसमें राजस्थान का बजट भी एक बहुत बड़ा सवाल आता होगा, इस वजह से ये बंद नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जैसे गुजरात और बिहार में बंद हुआ है, वैसे राजस्थान भी कभी इस तरीके से बंद होगा और नशा मुक्त राजस्थान कहलाएगा। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा है कि जो पार्टी के आला कमान के नेता हैं, जो ज़्यादा अनुभव रखते हैं, वो इन पर हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उन पर विचार विमर्श उनका चलता रहता है। तो एक सवाल यहाँ पर उसी अनुभव को लेकर है कि जो अभी राजस्थान में जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, उसमें कई ऐसे विधायक हैं जो अनुभवहीन थे, वो एक या दो बार ही विधायक बने और उन्हें मंत्री का पद दिया जाता है, उनको मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अनुभव वाले लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार था और उसमें कई जिलों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, कई राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, कई अनुभवी और कई युवाओं को मौका देकर आगे की सेकंड लाइन तैयार करनी होती। ये उनका विशेषाधिकार है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अभी जैसा कि राजस्थान सरकार में देखा जाए तो दो गुट चल रहे हैं, एक गहलोत गुट है और एक पायलट गुट है। तो कांग्रेस जो है आपसी फूट के दौर में चल रही है। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि फिर से राजस्थान सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, विचारों के अंतर रहते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी साथ चल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा भी चल रहे थे, हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा साहब भी चल रहे थे, हमारे युवा नेता सचिन पायलट जी भी चल रहे थे। तो ये तो पार्टी विचारधारा से चलती है और विचारधारा के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है, ऐसी कोई आंतरिक कलह जैसी कोई बात नहीं है। एक जो आपने बताया कि राजस्थान रोडवेज में सैनिकों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है, लेकिन यहीं पर एक सीधा सा सवाल आता है कि राजस्थान का कोई भी वीर सपूत जब वीर गति को प्राप्त होता है, शहादत को प्राप्त कर लेता है, तो उनके माता पिताओं को, उनके परिजनों को उनके नाम से नामकरण करवाने के लिए कोई राजमार्ग हो गया या कोई शहरी रोड हो गई या फिर कोई माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया या महाविद्यालय हो गया, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस से, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसमें जो जटिलताएं हैं उनको कम कैसे किया जाएगा और उस पर आपकी सरकार क्या विचार लेगी? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वास्तव में उनके लिए नामांकन हो या उनके रास्ते के मार्ग का हो या विद्यालय का, ये होना चाहिए शहीदों के नाम पे और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और मुझे विश्वास है कि आपने ये सवाल उठाया तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सरकार के समक्ष इस बात को पुरजोर से रखूँगा और मुझे जहाँ पर भी अवसर मिला तो मैं इसमें ऊपर बात करके इसकी जटिलताओं को सुगम करते हुए, ये वास्तव में बहुत होना चाहिए कि जो देश के लिए शहादत देते हैं उनके नाम का विद्यालय या उनके नाम पे मार्ग बनता है, तो यह अमर यादगार होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ले सकें। एक राजस्थान रोडवेज से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने कहा था कि बहुत सारा जो आपने कार्य किए हैं वो पिछली सरकार में नहीं हो पाए थे, लेकिन एक सीधा सवाल आपसे ये है सर कि राजस्थान रोडवेज में जैसे ही हम बस के अंदर चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विधायक सीट लिखा हुआ होता है, उस सीट के पीछे विधायक नामांकित होता है। तो ऐसे कितने विधायक हैं जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों में यात्रा करते हैं, या फिर उस विधायक सीट का वहाँ पर क्या महत्व है? विधायक सीट का प्रोविजन तब से था कि जब राजस्थान स्टेट बना था और रोडवेज की स्थापना हुई थी और उस समय में आवागमन के यही साधन होते थे और इसलिए उस समय से ये परिपाटी चली आई कि भाई विधायक के लिए सीट, अगर विधायक अपने क्षेत्र में जाता था, क्यों विधायक के पास उस समय क्षेत्र में जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो बस में ही बैठता था,
वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता था, वापस अगर उसको जयपुर जाना है तो वो उसी में बैठता था। तो वो एक परंपरा थी। अब वास्तव में परिस्थितियाँ बदल चुकी है कि सभी विधायकों के पास वाहन हो गए और वो ट्रेनों की सुविधा हो गई, फ्लाइट की सुविधा हो गई, लेकिन वो परंपरा चलती है, इसलिए अभी भी लिखा हुआ होता। लेकिन मुझे इन सालों में तो अभी नई गाड़ियाँ आ रही, वहाँ तो ऐसी विधायक सीट लिखी हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जहां पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों में जो लिखा हुआ है, उनको हटाने के या उनके संशोधन के लिए कोई प्रावधान आएंगे आपकी सरकार में, या ऐसा कोई अभी विचार विमर्श जो है सरकार में चल रहा है? नहीं, ये तो अब आपने सवाल उठाया, ऐसा सवाल वास्तव में जागरूक पत्रकारिता से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। ये आपका सवाल आगे तक हम पहुंचाएंगे और उस पर पार्टी विचार करेगी और इसमें परिवर्तन ला सकती है। आप राजस्थान सरकार में भी राज्य मंत्री पद पर है, और अभी राजस्थान में जो है राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन राजस्थान जो युवा है वो कांग्रेस के इस चुनाव में 50 रुपये देकर फिर मतदान करने की एक स्कीम लागू की गई है। तो क्या निःशुल्क रूप से सदस्य नहीं बनाए जा सकते, या राजस्थान के सरकार के पास अभी राजकोष खाली हो गया है, या कांग्रेस पार्टी के पास अभी राजकोष में कमी आ गई, इस वजह से 50 रुपये की शुल्क वाली जो स्कीम है वो यहाँ पर लागू की गई है? इसमें राजकोष का कोई लेना देना नहीं, सरकार का ऐसा कोई मतलब नहीं है। संगठन का काम है, और संगठन में यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो अपने संगठन के लिए 50 रुपया शुल्क देना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे उससे निष्ठा और उसका पता लगता है कि वो अपने संगठन के प्रति गंभीर है कि नहीं। अब हमारे इंटक में भी कोई सदस्यता लेता है तो उसको भी शुल्क देना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेता तो भी उसमें शुल्क देना पड़ता है। ऐसे ही अन्य पार्टियों में भी ये व्यवस्था है। इसलिए इसमें ऐसा कोई वो गलत काम नहीं है कि वो, और इसमें राजकीय कोष का और कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। यूथ कांग्रेस के सदस्यता का पैसा यूथ कांग्रेस के पास है, इसे कांग्रेस का भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन सीधा सा जो यहाँ पर सवाल खड़ा करता है वो सबसे पहले वो एक भ्रष्टाचार का भी करता है कि जो प्रत्याशी किसी भी पद पर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं वो ही पैसा भरते हैं, ना कि वो मतदाता पैसा भरता है, और ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो जो मतदान कर रहा है या जो सदस्यता ले रहा है उसी ने वो 50 रुपये दिए हैं, ना कि प्रत्याशी ने? अब इतना तो आंतरिक लेवल पे क्या हो रहा मुझे भी जानकारी नहीं, क्यों मैं तो ट्रेड यूनियन इंटक का आदमी हूँ और मुझे यूथ कांग्रेस के बारे में इतनी पूरी जानकारी नहीं है कि उनका संगठन का क्या सिस्टम है मुझे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास वो पैसा कोई हमारे पार्टी में नहीं आता है। अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि अभी माननीय राहुल जी गांधी ने पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चलाई, और अभी के कांग्रेस का जो अभियान है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, वो भी अपनी चरम सीमा पर है। तो इन दोनों अभियानों के पीछे क्या मानसिकता है, क्या मकसद है, और इससे क्या बदलाव कांग्रेस चाहती है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए, जब आप देखेंगे कि सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तब राहुल जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, गैर गांधी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और उन्होंने मल्लिकार्जुन जी खड़गे को समर्थन देकर बनाया, और वो स्वयं देश को बचाने के लिए, देश की जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे भाईचारा जो हम आपस में समन्वय था उसको तोड़ा जा रहा है, और इस देश के लोकतंत्र पे जो खतरा आ रहा है, तो न्यायपालिका हो उस पे सारे पे वो ऐसी स्थिति हुई, तो राहुल जी ने एक कदम उठाया कि इस देश की जनता के बीच इन मुद्दों को लेके जाएं और जनता को बताएं कि इस देश में क्या हालात है। तब राहुल जी को लोगों ने पूछा कि ये यात्रा, आप गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, आप उस रूट बनाते तो कांग्रेस को फायदा होता। उन्होंने कहा मैं वोटों की फसल काटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देश को मजबूत करने के लिए आया हूँ, देश की एकता को बनाए रखने के लिए आया हूँ। वोट लेने होते तो हम ये रूट लगाए, हम वोटों के खातिर राजनीति नहीं करते, हम देश की विचारधारा की राजनीति करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मैं अपनी दुकान, मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। तो हम
जो इस भारत में जो भाईचारा है वो कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता, लोकतंत्र को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हो वो हमारी प्राथमिकता, धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना हमारी पहली प्राथमिकता, और इन सब को और हम सब मिलकर भारत को एक मजबूत और अखंड भारत रखें, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल, इस आपकी विचारधारा से और राहुल गांधी जी की विचारधारा से जनता सहमत होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर ये आता है कि लोकतंत्र को खतरा किससे है आखिर? चाहे पार्टी कोई भी हो या किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए ही कार्य किया गया होगा, लेकिन लोकतंत्र को जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा है किससे आखिर? लोकतंत्र से खतरा जो मैंने आपको बताया आने वाले समय में पूंजीवाद से। आप देखिए इस देश की पूंजी पहले कितने लोगों के पास थी और अभी कितने लोगों का कब्जा हो गया। आप ये उठा के देखिए कि जिस व्यक्ति जो पहले 609 नंबर या 600 के आसपास आ रहा था दुनिया की सूची में, वो 2 नंबर पे पहुंच गया। भारत की रेल, भारत के एयरपोर्ट, भारत के बंदरगाह, भारत की बिजली, भारत के सीमेंट, यहाँ तक कि एनडीटीवी, सब पे एक का कब्जा हो रहा है। ये सवाल, ये आने वाले समय में खतरा, ये जो देश को समाजवाद के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इस भारत को बनाया था, जो उपक्रम बनाए थे, सार्वजनिक उपक्रम, LIC, आज सबसे बड़ा घाटा किसको हुआ? LIC में आप और हम छोटे छोटे लोगों का पैसा लगा हुआ, और ये जो 9 लाख करोड़ का जो नीचे आया है वो आम जनता ठग गया, पब्लिक ठगी गई। तो एक आदमी को आपने, एक समूह को पैसा दे दिया। तो जिस जवाहरलाल नेहरू जी ने सार्वजनिक उपक्रम की संरचना की, उसका मुनाफा होता, वो सरकार के कोष में जाता और वो सरकार वापस जनता के बीच में खर्च करती। आज ये मुनाफा एक व्यक्ति की जेब में जा रहा है, और वो अगर एक व्यक्ति डूब गया तो पूरा देश डूब जाएगा। तो खतरा ये आने वाले समय में हमको पूंजीवाद का, जिस देश की आज़ादी की नींव समाजवाद पे रखी गई, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि उसमें सारे सार्वजनिक उपक्रम, आप देखिए हिंदुस्तान जिंक हो, एनडीए की सरकार ने बेच दिया, 400 करोड़ में बेचा, और उसके स्क्रैप 600 करोड़ में बेच के उसने फैक्ट्री को फ्री कर दिया। लक्ष्मी विलास को 7.5 करोड़ में बेच दिया, जो आज 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज ऐसे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी की बनाई हुई संपत्ति, ये सारे बैंक राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किए, इनका निजीकरण किया जा रहा है। ये जो हमारी जनता की कमाई के द्वारा बनाए गए उपक्रम को निजी हाथों में सौंपकर निजी मालिक बनाने के पीछे क्या औचित्य है, ये खतरा सामने दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जो सबसे बड़ा खतरा अगर लोकतंत्र को है तो वो पूंजीवाद से है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि उस इंसान को दूसरे नंबर पर ले आए, दूसरे नंबर पर ले आए। मैं गौतम अडानी का सीधा नाम लेता हूं और मैं उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करता हूं कि पिछले ही कुछ माह पूर्व उनको जयपुर आमंत्रित किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने, और राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको बताया गया था। तो क्या ये सिर्फ बीजेपी है या जो अन्य सरकारें हैं वही गौतम अडानी को सपोर्ट कर रही है? क्या माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत या कांग्रेस सरकार उनसे ऐसी कोई विचारधाराएं सहमत नहीं रखती है या उन्हें इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं करती है? इन्वेस्ट समिट 2022 जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया था, वो पोर्टल पे ओपन था, उसमें कोई भी अपना आवेदन देकर अपनी इंडस्ट्री के लिए आ सकता है। उसमें गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, वो अपनी शर्तों, हमारा राजस्थान सरकार की जो नियम और शर्तों की पालना करके आ सकता है। उसमें कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि आपने एक व्यक्ति के लिए लोन की फैसिलिटी इतनी आसान करके उसको करोड़ों रुपए का लोन दे दिया, जो हमारे लिए खतरे का विषय है। आप देखिए कि अभी उदयपुर के जिला मुख्यालय पे कुछ दिन पहले आदर्श सोसाइटी वालों ने प्रदर्शन किया था, उसने भी इसी तरीके से जनता के छोटे छोटे निवेशकों को पैसा लूट। ये आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है। एक व्यक्ति के ऊपर पूरी पूंजी आधारित नहीं होनी चाहिए। हमारे पहले कांग्रेस के शासन में आप देखिए, बजाज थे, बिरला थे, जेके थे, बांगड़ थे, टाटा थे, पौदार थे, खेतान थे,
तो वो सभी लोगों को एक व्यक्ति विशेष से लगाव का जहाँ सवाल पैदा होता है वहाँ जाके प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और फिर सार्वजनिक उपक्रम LIC जो सबसे बड़ा पूंजी प्रमोट कर रहा है, SBI सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा वो पूंजी नहीं, ये हमारे अर्थतंत्र को लड़खड़ाने वाली स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। बाकी एज वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो आता है इन्वेस्ट सबमिट में, तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया था कि वो पावर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, सोलर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं राजस्थान में। राजस्थान जहाँ सूर्य की किरणें साल के 365 दिन में 300 दिन रहती है, तो उन्होंने उसलिए अपना बिजनेस के लिए आवेदन किया और नियमानुसार उन्होंने राजस्थान सरकार ने उनको वो किया। उसमें कोई प्रायोरिटी पे नहीं किया है, उनको VIP के रूप में ट्रीट नहीं किया, जैसे दूसरे इंडस्ट्री वैसे वो भी। एक जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार की निःशुल्क चल रही है, जैसा आपने बताया भी, लेकिन जो निःशुल्क शिक्षा है उसका एक तरफ जो हो रहा है वो धीरे धीरे वर्चस्व कम हो रहा है और शिक्षा का निजीकरण ज़्यादा हो रहा है। और राजस्थान में भी ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षा को एक व्यापार के रूप में अपना जो व्यापार को बढ़ा लिया है। तो ऐसे जो शिक्षा के व्यापारी हैं वो कहीं न कहीं भविष्य को, युवाओं के भविष्य को गर्त में ले जा रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार है, क्या राय है? ये बिल्कुल सही है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है वो व्यावसायिक विद्या का व्यावसायीकरण होता है, लेकिन आज ग्लोबल कंपटीशन में हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे को ज़्यादा योग्य बनाया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी भी कोई कमज़ोर नहीं है, यहाँ से भी पढ़ लिख के लोग कई ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुँचे हैं, वो इतिहास गवाह है। लेकिन अब जब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी सीमित है, तो इस समय में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में जिंदा रखने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए कि उन्होंने गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़कर वो भी इस कंपटीशन में जाए, उसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि गरीब का बच्चा ये नहीं समझे कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाके इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए। तो आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए और राजस्थान की जनता अगर उनको को रिपीट करती है, तो मैं कहता हूँ कि आने वाला राजस्थान का सुखद भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो राजस्थान से शुरुआत हो गई है, तो एक जो सीधा सा सवाल यहाँ पर है कि जो उनमें सरकारी शिक्षक लगाए गए हैं या जो पहले से भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक लगे हुए हैं, वो अपने एक बार परीक्षा पास करके अपनी उसी शिक्षा के आधार पर उन बच्चों को शिक्षित करते हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिनसे वो अपने जो शिक्षा के मायने हैं उनको बढ़ावें या फिर वो अपने शिक्षा के आधार पर उसमें अपडेट लाकर बच्चों को शिक्षित करें। तो इनके लिए सरकार कोई प्रावधान करेगी? बिल्कुल, उसमें आप देखिए कि जो मैं अभी उनका एनुअल फंक्शन में गया था महात्मा गांधी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़गांव में, मैं वहाँ पर 1-1.5 घंटा मंच पे था। मैंने जो प्रोग्राम को देखा है वो पूरा इंग्लिश में प्रस्तुतिकरण से, इंग्लिश में एंकरिंग करते हुए और बच्चों को जिस तरीके से, और अभी 2 साल ही हुए उतना परिवर्तन। मैंने उन टीचर्स को पूछा तो वो खुद कह रहे थे कि हम तो खुद ही क्वालिफाइड थे और हमको ये करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को उन्होंने कहा हमको टीचर ऐसे वातावरण में तैयार कर रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों के सामने भी हम खड़े रह के बराबर मुकाबला कर सकते हैं। तो समय के साथ सरकार ने एक शुरुआत की है, तो आपका जो सवाल है उसमें भी सरकार आगे सुधारात्मक कदम उठाते हुए और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। क्या शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सिर्फ भाषा के आधार पर होती है, अंग्रेजी या हिंदी? अंग्रेजी या हिंदी ये दोनों भाषाएं हैं, लेकिन शिक्षा को हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में क्यों तोला जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा बोलता है या अंग्रेजी भाषा को पढ़ता है या अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से लिख पाता है वो ज़्यादा अच्छा शिक्षित है या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तो ऐसा हमारे
आसपास के प्रदेश परिदृश्य में हमेशा देखा जाता है। तो क्या शिक्षा की जो महत्व है या महत्वाकांक्षा है वो भाषा के आधार पर होनी चाहिए? हमारा देश तो पुरातन संस्कृति एवं संस्कार से युक्त देश रहा है, जहाँ हिंदी और संस्कृत की बहुत बड़ी गरिमा होती थी और यहाँ लोग देश विदेशों से लोग आते थे। लेकिन अब ग्लोबल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। अब आज बच्चा पढ़कर विदेश में नौकरी के लिए जाएगा तो उसको ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये एक डिमांड है, डिमांड और सप्लाई है कि आपकी मांग क्या है उसके आधार पर नौकरी जॉब मिलेगी। तो ये समय की मांग है। बाकी हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है और हम हमारी भाषा में ही मैंने मेरे दोनों बच्चों को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाए और हिंदी मीडियम में पढ़ाते हुए वो आज दोनों अच्छे कॉरपोरेट में अच्छी पोजीशन पे है। तो ये नहीं कहा जा सकता है केवल इंग्लिश आना ही इंसान का डेवलपमेंट होगा या ऊंचाई पे जाएगा। हिंदी वाला बच्चा भी पढ़कर ऊंचाई पे जा सकता है। जब बात यहाँ पर भाषा की चल रही है तो राज्य मंत्री महोदय, मैं आपसे एक भाषा से जुड़ा हुआ सीधा हुआ सवाल करना चाहता हूँ कि जो राजस्थानी भाषा है उसको अभी तक मान्यता किसी भी तौर पर कहीं से भी नहीं मिल पा रही है और राजस्थान प्रदेश से भी बहुत ज़्यादा उनको सहमति या जो समर्थन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपके हिसाब से, आपके विचार से क्या लगता है कि आने वाले समय में कितने साल बाद राजस्थानी भाषा को आधिकारिक रूप से भाषा की जो मान्यता है वो मिल जाएगी? राजस्थानी भाषा को मान्यता तो इस सरकार को देनी चाहिए। जब 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिए और उस समय में इन्होंने चुनाव में वादे किए थे कि हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे। हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जिन्होंने राजस्थानी भाषा को पैरवी की स्वयं ने, आज वो खुद सक्षम है, दिलाना चाहिए। और राजस्थानी भाषा सेंट्रल का विषय है, अब उनको देने का सवाल है और उनको जो वादा किया वो पूरा करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो चुनाव के पहले उनको अपनी बात को जनता के बीच में पूरी करनी चाहिए। आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप अभी श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले चुनावों से पहले या भविष्य में आप श्रमिकों के लिए क्या लाभदायक कदम उठाएंगे या ऐसे कौन से विचार हैं जिन पर सरकार से अपनी सहमति बनवाएंगे? हम तो आने वाले बजट में भी सीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो हमें इस बोर्ड के माध्यम से जो भवन निर्माण बोर्ड से अलग हटके बचे हुए मजदूर है, एक तो खान श्रमिकों का बोर्ड भी उन्होंने गठन कर लिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि खान श्रमिक जो खदान में काम करने वाले मजदूरों का पृथक बोर्ड बनाया। उनके कल्याण के लिए अभी बैठक चल रही है, उसमें क्या रहेगा हमने मांग की है कि भाई या तो डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट है उसमें 50% हमको मजदूर के कल्याण के लिए राशि दी जाए, या फिर प्रदेश का जितना ही जो रॉयल्टी आती है रेवेन्यू उसका 1% हमको दे दो। अब हमारी दोनों मांग है, उससे खान श्रमिकों का कल्याण के लिए फंड हो जाता। भवन निर्माण के लिए 1% से सारा उससे हो जाता। अब बचा हुआ जो है जिसमें एग्रीकल्चर लेबर आ गया, डोमेस्टिक वर्कर आ गया, ये अन्य जो हमाल है मंडी में, ये सारे लदान करने वाले, इनके लिए मैंने पृथक से बजट मांगा है। अगर वो बजट इस में दे देते हैं तो हम उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाकर उनके लिए भी बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए ऐसी हम योजना बनाकर देना चाहते ताकि श्रमिक जो देश की, इस प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। प्रदेश के जो 7.5 करोड़ जनता में हमारा 2 करोड़ के करीब मजदूर वर्ग है, किसान मजदूर और छोटा खेती जोत किसान, और ये जो रोज सेल्फ एम्प्लॉयड, यूँ करके 2 करोड़ के करीब हमारा हिस्सा है। तो उसके लिए हम कुछ करने के लिए राज्य सरकार से मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज की खास बातचीत में श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली, श्रम कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। अब दीजिए इजाज़त राजगुरु नरपत सिंह को। बने रहिए GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार।